Hello students, I am Deeksha from www.nucleonacademy.com. In today's class, we will discuss about the chemistry of class 9. So without any further delay, let's move to the class. तो आज की क्लास में हम बात करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स की, जो कि क्लास 9 की साइंस की एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर 1 है। इस चैप्टर को हमने 2 वीडियोस में कन्वर्ट किया हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1, जहां पर हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करेंगे, और अनदर वीडियो जो इसका पार्ट 2 होगी उसके अंदर हम बात करेंगे फेज ट्रांजिशंस की, यानी कि किस तरीके से हम मैटर के डिफरेंट फॉर्म्स को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर? मैटर इज डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास में कुछ भार है, मास को हम हिंदी में भार कहते हैं, जिसके पास में मास है और वो कुछ ना कुछ स्पेस, कुछ जगह घेरता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैटर। तो मैटर की जब हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं तो ये प्रॉपर्टीज 2 तरीके की हो सकती हैं। दे कुड बी फिजिकल और दे कुड बी केमिकल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने छोटी क्लासेस के अंदर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़े हुए हैं। प्रॉपर्टीज भी कहीं ना कहीं आपको उस कॉन्सेप्ट से ही रिलेट करना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको ऑब्जर्व करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की केमिकल नेचर को चेंज नहीं करना पड़ता। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कलर, किसी सब्सटेंस की हार्डनेस, और इसके अलावा किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट। ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि एक सब्सटेंस के साथ में एसोसिएटेड होती हैं। ये कभी भी चेंज नहीं होती जब तक वो सब्सटेंस की केमिकल नेचर चेंज ना हो जाए। तो अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर। इनका सिंपली मतलब होता है, हम इसमें देखते हैं कि कोई भी सब्सटेंस किस तरीके से अपने आसपास के एलिमेंट्स के साथ में रिएक्ट करता है। सो रिएक्टिविटी विद अदर एलिमेंट्स। इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज की। क्लास 9 के बाकी के जो चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के, उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात की गई है। सो वो हमारी कुछ अनदर वीडियोस के अंदर आपको सीखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन की। देखिए, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है क्लासिफाई करना, यानी कि ग्रुपिंग करना। हम अपने आसपास के जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उनको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। अब वो कैटेगराइज करने के लिए हम अलग अलग तरीके यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं 2 तरीकों से। एक ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर हम देखते हैं 3 तरीके के फॉर्म्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो ये टर्म्स आपके लिए बहुत फेमिलियर हैं, आप जानते हैं इन टर्म्स को, सॉलिड, लिक्विड और गैस का मतलब क्या होता है। पर हम इस चैप्टर में इन तीनों तरीके के फॉर्म्स की बात जरूर करेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉलिड और लिक्विड और गैसेस। देन अब इसके बाद में अनदर तरीका जो क्लासिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द अनदर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। अब ये जो पार्ट है जो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में और आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो इस वाले चैप्टर के अंदर फोकस किस बात के ऊपर है? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज वी क्लासिफाई मैटर इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, सो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जब हम ये समझ चुके हैं कि मैटर किसे कहते हैं, तो डेफिनेटली उस मैटर के अंदर कोई ना कोई चीज भी प्रेजेंट होती है। आप देखिए, हम अपने आसपास कोई भी ऐसी चीज को देखें जिसको कि हम फील कर सकते हैं, जो कुछ पर्टिकुलर एरिया ऑक्यूपाई कर रही है, तो आप देखेंगे कि वो पर्टिकुलर चीज कभी भी खाली नहीं होती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रेजेंट होता है। तो अब हम बात करेंगे व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड अ मैटर। कोई भी हम मैटर जब देखते हैं तो व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड इट? द आंसर इज पार्टिकल्स, ठीक है। किसी भी मैटर के अंदर, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या देखते हैं? दैट दे ऑल आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या हम पार्टिकल्स को देख सकते हैं? क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हर एक सब्सटेंस या हर एक मैटर जो हमारे आसपास है उसके अंदर ये पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं या नहीं है?
So you see, particles may be extremely small or they may be large enough. ठीक है, बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। तो जब बड़े होते हैं तो हमें दिखाई दे जाते हैं, बट जब छोटे होते हैं, जब हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो हमें उनकी प्रेजेंस को फील करने के लिए कुछ अदर मेथड्स को यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम यही बात करेंगे कि स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम फील कैसे कर सकते हैं किसी भी मैटर के अंदर। सो वी विल कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन। इन दोनों ही चीजों के बारे में डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो अभी फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी ये नेचर होती है कि वो जहां पर भी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे वहां से वो अपने कम अमाउंट की तरफ मूव करते हैं। सो डिफाइन हम कैसे करेंगे, दैट इट इज द मूवमेंट of particles from higher to lower concentration. Then Brownian motion को हम कैसे डिफाइन करते हैं? It is actually a random motion exhibited or we can simply write it as shown by particles. Okay? Solids की बात नहीं करते, liquids और gases जो होती हैं, तो इन दोनों substances के अंदर हम particles को हमेशा ये मानते हैं कि वो move करते रहते हैं, and इसी movement की जो direction होती है वो किस तरीके से होगी, that particles will always move from their higher concentration region to their lower concentration region. तो ये दोनों properties को जब हम assume करते हैं तो हम अपना next experiment conduct करके देखेंगे, जिससे कि हमें actually particles की presence एक substance के अंदर फील होगी। तो यहाँ जो एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करेंगे, इट इज द डिसोल्यूशन, जिसको हम कॉमनली डिसॉल्विंग भी कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। अब आप देखिए, बहुत सारी चीजों को आप जानते होंगे, बहुत सारे सॉल्यूट्स को आप जानते होंगे जो कि लिक्विड्स के अंदर डिसॉल्व होते हैं, ठीक है, बट हम क्योंकि ऑब्जर्व करना चाहते हैं और हमेशा नेकेड आइज से ऑब्जर्व करने के लिए कुछ भी कलर्ड सब्सटेंस लेना बेस्ट रहता है। तो आप शुगर भी जानते हैं जो पानी में डिसॉल्व होता है, सॉल्ट को भी जानते हैं, बट हम शुगर और सॉल्ट को यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के लिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें पार्टिकल्स की मूवमेंट कैसे कैसे हो रही है वो पता नहीं चलेगी। तो हम यहाँ पर एक कलर्ड सब्सटेंस यूज कर सकते हैं, एंड दैट कलर्ड सब्सटेंस इज KMNO4. दिस इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस इज वॉयलेट पिंक इन कलर। तो मार्केट में पोटेशियम परमैंगनेट के स्मॉल ग्रैन्यूल्स मिलते हैं, ठीक है। इन ग्रैन्यूल्स में से आप किसी भी एक ग्रैन्यूल को चूज करके जब आप इसको वाटर में ऐड करेंगे और आप उसको वाटर में ऐड करके अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरीके से पोटेशियम परमैंगनेट का जो एक ग्रैन्यूल है उसमें से आप देखेंगे कि इंक लीच आउट हो रही है, उसमें से वो निकल रही है और धीरे धीरे पूरे जो भी आपने पानी लिया है उसमें फैल रही है। तो ये जो प्रोसेस हम देखते हैं, इस प्रोसेस को हम किस बेसिस पर डिस्क्राइब करते हैं, दैट द पार्टिकल्स इन KMNO4 दे गॉट डिसॉल्व्ड इन वाटर। और वो डिसॉल्व कैसे हो रहे हैं, उस ग्रैन्यूल के अंदर KMNO4 के पार्टिकल्स बहुत सारे हैं और वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में है और वो उसमें से निकलकर अब वाटर के पार्टिकल्स के बीच में अपनी जगह बना रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके पूरा का पूरा जो पानी हमने लिया था उसका कलर पिंक हो जाता है। ओके, तो ये तो बात हो गई डिफ्यूजन की। अब ब्राउनियन मोशन हम किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा था ब्राउनियन मोशन रैंडम मोशन होता है। तो रैंडम मोशन का मतलब यहाँ पर क्या लेंगे हम, कि जो हम इंक को डिस्पर्स होते हुए देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूट होते हुए देखेंगे वाटर के अंदर, आप देखेंगे कि वो किसी पैटर्न में नहीं है, वो बहुत ही रैंडम तरीके से हो रही है, यानी कि वो किसी पर्टिकुलर शेप में डिसॉल्व नहीं होगा। उसके पार्टिकल्स को हम देखेंगे कि वो बिना किसी शेप के पानी में धीरे धीरे डिसॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट हमने यहाँ पर ऐड किया वो धीरे धीरे वाटर के अंदर, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था वहां पर उसके पार्टिकल्स जाकर सेटल हो गए, एंड इसलिए हमको पूरा का पूरा जो कलरलेस वाटर था वो अब पोटेशियम परमैंगनेट के एडिशन की वजह से पिंक कलर का दिखाई देता है। सो इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा, दैट जो भी मैटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है और ये पार्टिकल्स अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं और रैंडमली मूव करते हैं, किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करते, और इस मूवमेंट को हम ब्राउनियन मोशन बुलाते हैं।
ओके तो अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। जब हमने ये जान लिया है कि मैटर पार्टिकल्स का बना हुआ होता है, तो अब हम चलो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स की, कि पार्टिकल्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, यू आर वेरी कॉमनली आस्क्ड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। सो 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर 1, दैट पार्टिकल्स आर वेरी वेरी small. Second characteristic is that they have space in between them. It is called as interparticle space. C part, that they are constantly in motion. अब देखिए, जब हम मोशन की बात करते हैं तो यानी कि एक ऑब्जेक्ट के पास में एक सर्टेन टाइप ऑफ एनर्जी होती है जो कि हमेशा मोशन के साथ एसोसिएटेड होती है, एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ दैट देयरफॉर दे हैव काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एंड व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो हालांकि काइनेटिक एनर्जी के बारे में आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, हम बात करेंगे वहां पर भी। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी आप फिलहाल यहाँ पर आपको इतना ही जानना इनफ है दैट इट इज द एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एंड क्योंकि हम कह रहे हैं कि मैटर के पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, तो यानी कि उनके पास में काइनेटिक एनर्जी होती है। डी पार्ट इज दैट दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो पार्टिकल्स हमेशा एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करते हैं और इसी की वजह से हम देखते हैं दैट दे टेंड टू रिमेन टुगेदर। सो अब आगे हम इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे एंड हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं इन आवर मैटर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक से। हमने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो ली थी, इट वाज दैट द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। अब देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमने किसी मैटर का बहुत थोड़ा सा अमाउंट भी लिया है तो उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होने चाहिए। तो अब मैं वापस से KMnO4 की तरफ जाऊंगी, पोटेशियम परमैंगनेट की तरफ। उसका एक छोटा सा जो ग्रैन्यूल है उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ये हम कैसे प्रूव करेंगे? इस एक्सपेरिमेंट को हम एक्चुअली बुलाते हैं सीरियल डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। जब भी हम किसी चीज में पानी बढ़ा देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि हमने इस सब्सटेंस को डाइल्यूट कर दिया है। ठीक है, सो सीरियल डाइल्यूशन का मतलब क्या होगा कि हम धीरे 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 उस सब्सटेंस के अंदर पानी का कंटेंट बढ़ाते चले जाएंगे। तो हम इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत कैसे करते हैं? हम एक बीकर के अंदर सपोज 100 ml हमने वाटर लिया और 100 ml वाटर के अंदर हमने KMnO4 ऐड कर दिया। तो अब जब ये डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, सो डिसॉल्व होने के बाद में हम क्या देखेंगे कि जो पूरा का पूरा वाटर सैंपल था हमारा, इट विल ऑल बी कन्वर्टेड इनटू द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें से 10 ml सॉल्यूशन पोटेशियम परमैंगनेट का हम यहाँ नेक्स्ट बीकर में ऐड करेंगे और उसी के साथ में यहाँ पर हम ऐड करेंगे 90 ml वाटर। तो अब इसका हम एंड रिजल्ट क्या देखेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन होगा इट विल बी स्लाइटली लाइटर इन कलर, हमारा कलर हल्का हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कलर में वेरिएशन आ गई है। और यही सेम काम अगर हम दोबारा करते हैं, अगेन हमने क्या करना है, इस पुराने वाले सॉल्यूशन में से 10 ml लिया और उसके साथ में हमने 90 ml वाटर ऐड कर दिया, तो हम देखेंगे जो कलर होगा वो और ज्यादा लाइट हो जाएगा। ठीक है, इट विल बिकम इवन लाइटर इन कलर। अगर हम इस प्रोसेस को बहुत बार भी कैरी आउट करते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, इसके बाद में भी तो हमने 3 बार ही डाइल्यूट किया है, अगर मैं इसको और 3 बार भी डाइल्यूट करूंगी तो भी हम क्या पाएंगे कि जो पिंक कलर है जो पोटेशियम परमैंगनेट की तरफ से आया था, उसकी वजह से आया था, दैट पिंक कलर विल परसिस्ट इवन आफ्टर मेनी नंबर्स ऑफ डाइल्यूशन प्रोसेसेस। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अमाउंट ऑफ KMnO4 लिया था, उस थोड़े से अमाउंट ऑफ KMnO4 के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स थे, आई कैन से मिलियंस नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, जो कि इतनी बार डाइल्यूट करने के बाद भी खत्म नहीं हुए हैं। सो वेरी वेरी स्मॉल नेचर हमें यहाँ पर कैसे पता चल रही? क्योंकि मैंने सैंपल बहुत थोड़ा सा लिया था और उस थोड़े से सैंपल के अंदर जो पार्टिकल्स का नंबर था वो नंबर मुझे अगर इतनी बार डाइल्यूट करने के बाद भी
महसूस हो रहा है उसको मैं ऑब्जर्व कर सकती हूँ, तो इसका मतलब उस थोड़े से अमाउंट के अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे और वो पार्टिकल्स अभी भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो सीरियल डाइल्यूशन मेथड हमको शो करता है दैट पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। हमने नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो पढ़ी थी, दैट वाज पार्टिकल्स हैव स्पेस इन बिटवीन देम। सो इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को हम किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, जब हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को डिसॉल्व होते हुए देखते हैं। ठीक है, डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। हम यहाँ पर सॉल्ट की भी बात कर सकते हैं। शुगर एंड सॉल्ट दोनों ही सॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। तो आप देखिए, आपने जरूर नोटिस किया होगा कि अगर आपने सपोज 100 ml ऑफ वाटर लिया है, ठीक है, एक बीकर के अंदर आपने 100 ml वाटर लिया और यहाँ पर आपने एक मार्क लगा दिया। ठीक है, लेट्स पुट अ मार्क ऑन दिस लेवल, ये 100 ml वाटर कहाँ आ रहा है। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसके अंदर सपोज 1 टेबल स्पून आपने शुगर ऐड कर दी। तो आप देखिए, आपने जितनी भी शुगर ऐड की होगी उससे क्या होगा, हमारा जो मार्क था 100 ml वाला, वो आप देखेंगे वाटर थोड़ा सा उससे राइज कर गया है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या ऐड किया है, हमने यहाँ पर थोड़ा सा अमाउंट ऑफ शुगर ऐड किया है। ठीक है, दिस इज आवर शुगर। बट नाउ यू सी, ये जो वाटर का कंटेंट इंक्रीज हुआ है, ओके, हमने देखा कि जो वॉल्यूम था 100 ml मार्क के ऊपर चला गया। ये आप देखेंगे कि ये परसिस्टेंट नहीं रहेगा। धीरे धीरे करके आप क्या पाएंगे कि जैसे जैसे शुगर इस बीकर के अंदर डिसॉल्व होती जाएगी, दिस वाटर मार्क विल कम बैक टू नॉर्मल। अब यानी कि मैं क्या बोल रही हूँ, अगर हम इसको डायग्रामेटिकली शो करें, यानी कि हमें देखने पर शुगर की प्रेजेंस पता नहीं चलेगी और हम क्या देखेंगे कि ये जो वाटर मार्क है ये वापस से हमारे इनिशियल लेवल पर आ चुका है। अब शुगर हमें नहीं दिखाई दे रही। अब अगर पार्टिकल्स के लेवल पर हम बनाएं, ठीक है, तो पार्टिकल्स को मैं कैसे यहाँ पर शो कर सकती हूँ। लेट्स से जो व्हाइट कलर के सर्कल्स हैं ये हमारे वाटर पार्टिकल्स हैं और शुगर को हमने ग्रीन कलर से लिया था। तो यहाँ हम क्या देखेंगे दैट द शुगर पार्टिकल्स, जो कि इससे पहले वाले डायग्राम में आप देख रहे हैं, वो बेस पर एक जगह इकट्ठे थे, अब वो क्या हो गए हैं, वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाकर उन्होंने अपना स्पेस ग्रैब कर लिया है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन या फिर dissolving of any substance in any solvent। ठीक है, so the sugar has got dissolved। अभी मैंने आपको कहा था कि आप शुगर ऐड करके छोड़ दीजिए और फिर आप देखेंगे धीरे धीरे आपका वाटर मार्क नीचे आ जाएगा। अगर आप इस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट करना चाहते हैं तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप इसको स्टर कर सकते हैं और स्टरिंग से क्या हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग ऑफ शुगर विल इंक्रीज, विल फास्टन अप। ठीक है, तो स्टरिंग से आपको रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा, आपका जो वाटर मार्क ऊपर की तरफ चला गया था वो वापस से नॉर्मल पर जल्दी आ जाएगा। तो शुगर के क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम देख नहीं सकते, तो हम बस उनकी प्रेजेंस को कैसे फील कर सकते हैं, बाय देयर टेस्ट। इस वाले सैंपल में आप थोड़ा सा भी पानी लेकर देखेंगे तो आपको उसमें मिठास पता चलेगी, उसकी स्वीटनेस पता चलेगी, बट इट विल नॉट बी सो इन केस ऑफ दिस वन। ठीक है, ये जो सेकंड नंबर पर डायग्राम है जिसमें आपने जस्ट अभी शुगर डाली है और आप यहाँ ऊपर से एक स्पून में थोड़ा सा पानी लेकर उसको टेस्ट करके देखेंगे, you will not be able to feel the sweetness of sugar here. Why? Because the sugar has not dissolved yet. So dissolving इंटरपार्टिकुलर स्पेस को कैसे प्रूव करती है कि जब हमने कोई अनदर सब्सटेंस ऐड किया है तो उसकी वजह से इनिशियली तो एक इंक्रीमेंट हुआ था वॉल्यूम के अंदर, बट धीरे धीरे जब वो पूरा का पूरा सब्सटेंस सॉल्युबलाइज हो गया तो हमने देखा कि वो जो वॉल्यूम है वो वहीं का वहीं है। वॉल्यूम चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो शुगर के पार्टिकल्स थे उन्होंने अलग से कोई जगह ग्रैब नहीं की है, वो ऑलरेडी जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था वो वहां पर जाकर सेटल हो गए। ओके, अब यहीं पर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप वाटर में सैंड ऐड करते हैं, वाटर प्लस सैंड इफ यू ऐड, तो वहां पर आप क्या देखेंगे कि अगर आपने 100 ml वाटर लिया है और उसमें आपने सैंड ऐड करी है, इसके अंदर हमने ये वाटर मार्क लगा रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर यहाँ हमारा वाटर मार्क है तो सैंड के ऐड करने के बाद ये हमने अगर यहाँ पर
सैंड ऐड कर दी है। ओके, सो वी विल सी दैट द वाटर मार्क विल राइज एंड ये टाइम के साथ में ऐसा ही रहेगा, द वाटर मार्क विल नॉट कम डाउन टू द प्रीवियस वन। ठीक है, ये रेड मार्क हमारा नीचे ही रह जाएगा, सैंड यहाँ पर नीचे ही पड़ी रहेगी ऐसे ही बिना डिसॉल्व हुए, क्योंकि वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होती। तो आप देखिए, जब हम पानी में कोई भी इनसॉल्यूबल सब्सटेंस डाल रहे हैं तो उसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, तो ये वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि जो सब्सटेंस था वो डिसॉल्व नहीं हुआ, उसने 10 लेवल आ गया है। तो यानी कि कितना वॉल्यूम हमारी सैंड ऑक्यूपाई कर रही है, इट इज 110 माइनस 100। ठीक है, आई एम सेइंग यहाँ पर वॉल्यूम, तो मैं यहाँ पर ग्राम्स में नहीं ले रही हूँ। जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सैंड है वो हमारी 10 ml हो जाएगी। ओके, सो जब भी हम वाटर में कोई ऐसा सब्सटेंस ऐड करते हैं विच इज नॉट सोल्यूबल, इट विल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वाटर परमानेंटली। बट अगर हम कोई सोल्यूबल सब्सटेंस ऐड करते हैं, तो जैसा कि हमने इससे प्रीवियस एक्टिविटी में देखा था कि जो वॉल्यूम टेम्परेरीली इंक्रीज हुआ था वो वापस से अपने नॉर्मल पॉइंट पर आ गया। और ये क्यों आ गया? क्योंकि जो सब्सटेंस हमने ऐड किया था वो सोल्यूबल था, उसके पार्टिकल्स ने कोई एक्स्ट्रा जगह ग्रैब नहीं की, ऑक्यूपाई नहीं की। उन्होंने ऑक्यूपाई कहाँ पर किया? जो पार्टिकल स्पेस ऑलरेडी present था। Okay, so this simple activity shows that particles have space in between them in a matter. अब हम अपनी next characteristic पर move करते हैं, that the particles are constantly moving. So यहाँ पर हम क्या activity actually real life से ही ले सकते हैं? Whenever we see that someone sprays a perfume in one corner of a room, तो उसकी fragrance उस रूम में बैठे बाकी लोगों को भी पता चलती है। ठीक है, तो जो फ्रेग्रेंस है ये बाकी लोगों तक कैसे पहुंची? नहीं तो एक अनदर एग्जांपल लेते हैं जिसको सुन के शायद आपके मुंह में पानी आ जाए, कि अगर आपकी कोई फेवरेट डिश आपके घर के आसपास बन रही है, आपको उसकी स्मेल पता चलती है ना, और बहुत टेम्पटिंग भी लगता है, उसको खाने का मन भी करता है। तो ये जो स्मेल फ्रेग्रेंसेस होती हैं या जो स्मोक, अगर मैं एक अनदर एग्जांपल लूँ यहाँ पर, तो कोई भी इंसेंस स्टिक, जिसको कि हम हिंदी में धूप बत्ती, अगरबत्ती ये भी बोलते हैं, अगर इनको हम रूम के किसी एक कॉर्नर में जलाकर छोड़ दें तो उनकी फ्रेग्रेंस और उनका स्मोक पूरे के पूरे रूम में फैल जाता है। ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, और शुड आई से दैट ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस जो कि आपने देखी होंगी अपने आसपास होते हुए, तो ये किस बात को प्रूव करता है? दैट द पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन। तो इस प्रॉपर्टी का बेसिस भी क्या है? दैट स्मोक ऑफ burning incense stick, it gets diffused throughout the room. As a result, it can be smelled from a distance. So मैंने क्या टर्म यहाँ पर यूज करी है? डिफ्यूज, यानी कि यहाँ पर पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? डिफ्यूज हो रहे हैं, यानी कि वो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। आप देखिए, जहां पर भी इंसेंस स्टिक बर्न की गई है वहां पर उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके बर्निंग से जो पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दे आर हायर इन नंबर। और बाकी का जो रूम है उसके अंदर जो एयर फिल्ड है उसमें वो स्मोक के पार्टिकल्स नील के बराबर है, नहीं ही है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इन दिस केस क्या कर रहे हैं पार्टिकल्स? दे आर मूविंग फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। एंड अनदर जो हमने प्रॉपर्टी से पहले भी बात की थी कि ये जो मोशन है ये किस फॉर्म में होता है? दिस मूवमेंट अकर्स रैंडमली, और इसको हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन। ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ साइंटिस्ट हम इसको क्या बुलाते हैं? ब्राउनियन मोशन कहलाते हैं। तो आप कभी भी स्मोक को जब फैलते हुए देखेंगे तो नेक्स्ट टाइम आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि वो जो स्मोक होगा वो पहले ऊपर की तरफ उठता है और ऊपर जाने के बाद में वो धीरे धीरे पूरा फैल जाता है। वंस इट स्टार्ट्स स्प्रेडिंग एट अ हाइट, आप देखेंगे कि वहां पर जो स्मोक के पार्टिकल्स अभी तक सीधे सीधे ऊपर जा रहे थे, अब वो कोई पाथ फॉलो नहीं कर रहे होंगे, वो बस फैल रहे होंगे। तो इस प्रोसेस में हम ये भी देखेंगे कि ये जो मूवमेंट होगी उनकी, ठीक है, वो बहुत ही रैंडम होने वाली है। अब ये स्मोक इस तरीके से कैसे मूव कर रहे हैं, क्यों मूव कर रहे हैं, आप सोच के देखिए। स्मोक के पार्टिकल्स को तो आप देख सकते हैं, बट एयर जो आपके आसपास उस रूम में प्रेजेंट है, उस एयर के पार्टिकल्स को आप नहीं देख सकते। सो यू विल हैव टू इमेजिन दैट दीज पार्टिकल्स, दे आर शोइंग दिस मूवमेंट बिकॉज दे आर कोलाइडिंग विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर इनसाइड द रूम।
ठीक है। जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो स्मोक के पार्टिकल्स के साथ में टकरा रहे हैं, जिसकी वजह से वो उनका पाथ चेंज कर देते हैं। इस ब्राउनियन मोशन को आप और भी एक जगह पर बहुत कन्वीनियंटली ऑब्जर्व कर सकते हो। आपने कभी किसी डार्क रूम के अंदर सिर्फ एक कोई सूरज की या कोई भी लाइट की जो रे आती हुई आपने देखी हो, तो उस रे के अंदर आप देखिएगा कि उसमें जो भी कुछ छोटे मोटे फाइबर्स होते हैं और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, आप उनकी मूवमेंट को भी ऑब्जर्व कीजिएगा एंड यू विल सी दैट दे ऑल्सो मूव इन द सेम मैनर, दैट इज रैंडमली, यानी कि बिना किसी पैटर्न के। तो वहां पर भी यानी कि क्या हो रहा है, दैट दोज डस्ट पार्टिकल्स दैट यू कैन सी आर गेटिंग कोलाइडेड विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर, जो कि आप जिनको नहीं देख सकते। ओके, सो ब्राउनियन मोशन आप देखिए एयर पार्टिकल्स भी शो कर रहे हैं और डस्ट पार्टिकल्स या स्मोक पार्टिकल्स की हम बात करें वो भी शो कर रहे हैं। तो कोई भी तरीके के मैटर की हम बात करें, चाहे हम एयर की बात कर रहे हैं या फिर डस्ट की बात कर रहे हैं या स्मोक की बात कर रहे हैं, उनके सभी के पार्टिकल्स ब्राउनियन मोशन ही शो कर रहे हैं। तो हम यानी कि कह सकते हैं कि चाहे कोई भी मैटर हो, उसके पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं और रैंडमली। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, हमारी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक के पास में अब हम आते हैं। दिस कैरेक्टरिस्टिक वाज दैट देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच एग्जिस्ट्स बिटवीन द पार्टिकल्स। हमने खेल खेल में ही सही पर ये जरूर करके देखा होगा कि सपोज अगर कोई पानी की स्ट्रीम जा रही है, ठीक है, अब अगर मैं कोई टैप बना रही हूँ यहाँ पर, ओके, सो इस टैप में से पानी अगर एक धार कहें हम, वो इस तरीके से नीचे गिरती है, तो अगर इस वाटर की स्ट्रीम के बीच में आप अपनी उंगली को लेकर जाए, ठीक है, आपने अपनी उंगली यहाँ पर रखी, तो क्या होगा, आप देखेंगे कि जो वाटर की स्ट्रीम होगी वो बहुत ही कम टाइम के लिए ब्रेक होगी, आपके फिंगर के आसपास से वो वाटर होकर, और फिर देखेंगे कि वो नीचे दोबारा से एक स्ट्रीम फॉर्म में आ जाता है। ये क्या शो कर रहा है कि अब मैं इसको लार्जर लेवल पर बनाऊं, अगर मैग्नीफाई करके बनाऊं, ये जो स्ट्रीम थी इसके अंदर पार्टिकल्स अगर ये हैं तो दे आर हैविंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ईच अदर, ठीक है, दिस इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन देम। तो ये वाटर पार्टिकल्स मैं अगर इस तरीके से बना रही हूँ, दे ऑल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। अब सपोज अगर हमने कोई इनके बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन डाल दी, तो क्या होगा, ये कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, पर जैसे ही इस ऑब्स्ट्रक्शन को ये पार कर रहे हैं, उसको क्रॉस कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं नीचे आकर फिर दोबारा से जब ये एक दूसरे के पास में आएंगे तो ये फिर से एक दूसरे के साथ में जुड़ जाएंगे। सो ये जो वाटर की स्ट्रीम कॉन्टिन्यूअस रहती है, ये जो वाटर की स्ट्रीम को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ये क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है वाटर के पार्टिकल्स की, दैट वाटर पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। तो दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि हम हर तरीके के मैटर के अंदर देखते हैं, कहीं कम होगा कहीं ज्यादा होगा, बट दिस विल बी ऑलवेज देयर। इसी के साथ साथ एक और भी चीज हम क्या देखते हैं कि जो अगर मैं किसी सॉलिड सब्सटेंसेस में से कुछ सब्सटेंसेस को पिक करूं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में एक चौक का पीस है, एक आयरन नेल है, ठीक है, और एक लेट्स से हम आइस क्यूब ले लेते हैं, इन सभी सब्सटेंसेस को जब हमने हैमर किया, ठीक है, यानी कि हमने जब इसको हथौड़े से तोड़ने की कोशिश की, वी विल सी दैट चॉक एंड आइस will simply break down, है ना, they will be converted into various pieces, but iron nail will not। तो ये यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं, हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो सॉलिड्स होते हैं उसमें से कुछ सॉलिड्स होते हैं उनको हम बहुत इजीली कट कर सकते हैं, कुछ तो इतने सॉफ्ट होते हैं उनको हम सेमी सॉलिड्स ही कहते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं जो कि बहुत हार्ड होते हैं, उनको कट करना या उनको मेल्ट करना, ठीक है, उनके अंदर किसी भी तरीके का फिजिकल चेंज लेकर आना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सिंपली क्या शो कर रहा है, इट इज शोइंग द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। हम कहते हैं कि जितना ज्यादा इजीली एक पर्टिकुलर सब्सटेंस ब्रेक हो जाता है उसके पार्टिकल्स के बीच में, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने फ्रेंड का हाथ पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो अगर आपने हाथ को बहुत ही तेजी से कसकर पकड़ा हुआ है तो आप दोनों को छुड़ाना बहुत ही मुश्किल होगा, पर अगर वो जो बॉन्डिंग है, वो जो होल्डिंग हैंड्स है, वो लूजली किया गया है, अगर आपने जस्ट टच करके रखा हुआ है, इन दैट केस इट विल बी वेरी इजी टू क्रॉस थ्रू यू टू पीपल। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अ प्रॉपर्टी जो कि हमें बताती है कि किसी भी सब्सटेंस की जो हार्डनेस है वो क्यों है, इट इज बिकॉज उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा हाई है। तो यहाँ पर अगर मैं चौक और आइस को कंपेयर करूं आयरन नेल के पार्टिकल्स से, तो आयरन नेल के पार्टिकल्स के बीच में हम कहेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि हम उनको हैमर से नहीं तोड़ पाए। अब चौक और आइस को अगर मैं कंपेयर करूं स्टोन से, तो आंसर हमारा क्या होगा, चौक और
और आइस को तोड़ना ज्यादा आसान है या स्टोन को तोड़ना ज्यादा आसान है? इट इज द चॉक एंड आइस। ओके, सो यानी कि स्टोन के जो पार्टिकल्स हैं दे आर हैविंग मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन देम। अब अगर स्टोन को आयरन से कंपेयर करोगे तो हम क्या कह सकते हैं? स्टोन को तोड़ना आयरन को तोड़ने से तो आसान ही है, तो इन दिस केस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ स्टोन इज लेस एज कंपेयर टू द आयरन। तो हमेशा ये कंपैरेटिव होता है, आप कभी भी दो सब्सटेंसेस को जब कंपेयर करेंगे तो उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप रिलेट करोगे। ओके, सो दीज वर ऑल द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स एंड को प्रूव करने के लिए आप क्या क्या एक्टिविटीज यूज कर सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। सो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ये तो आपको मालूम ही है। देयर आर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ओके, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस को जब हम कंपेयर करते हैं तो आपने कुछ फीचर्स हैं जो कि कॉमनली पढ़े हुए हैं। आपने पढ़ा हुआ है जो सॉलिड्स होते हैं दे हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। लिक्विड्स नाउ दे डोंट हैव फिक्स्ड शेप but have fixed volume and gases neither shape nor volume. ओके, तो इनका मतलब क्या है कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर सॉलिड्स को डाला है दे विल नॉट लूज देयर शेप। तो जैसे कि मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, आपके घर में जो शुगर और सॉल्ट रखे गए होते हैं तो शुगर और सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी शेप वही रहती है। आप चाहे उसको किसी भी शेप ऑफ कंटेनर के अंदर डाल दो, बड़े डब्बे में डालो, छोटे डब्बे में डालो, सर्कुलर में डालो, स्क्वायर में डालो, सिलेंड्रिकल में डालो, उससे उन क्रिस्टल्स की शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट लिक्विड्स के ऊपर पड़ता है। लिक्विड को आप जिस भी शेप ऑफ कंटेनर में डालोगे उसकी शेप वैसी ही हो जाएगी, है ना, बट वॉल्यूम सेम रहेगा। अगर मैं कह रही हूँ मैंने 100 ml ऑफ वाटर को एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर डाला है तो उसकी शेप स्क्वायर रहेगी बट वॉल्यूम क्या रहेगा? वो 100 ml ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बट गैसेस के केस में इट इज डिफरेंट। गैसेस टेंड टू एक्सपैंड। ओके, अगर मैं उनके आसपास जो कंटेनर है उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज कर दूंगी तो जो गैसेस के पार्टिकल्स होंगे वो एक्सपैंड कर जाएंगे, वो उतनी ही जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे जितनी जगह उनको कंटेनर में अवेलेबल है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि गैसेस को हम थोड़ा सा कंप्रेस भी कर सकते हैं बट सॉलिड्स और लिक्विड्स को नहीं। यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर नॉट कंप्रेसिबल, दे आर अगेन नॉट कंप्रेसिबल बट गैसेस आर कंप्रेसिबल। ये आप करके देख सकते हैं। अगर आपके पास में एक इंजेक्शन है, विदाउट नीडल यूज कीजिएगा, आप उसके अंदर कुछ भी सॉलिड सब्सटेंस डालें, आप उसमें सैंड ऐड कर सकते हैं, चॉक पाउडर ऐड करके देख सकते हो और फिर आप उसको पुश करने की कोशिश करेंगे सो यू विल सी। और हाँ, आगे से आपको उसका नोजल बंद करके रखना है तो आप देखेंगे दैट यू विल नॉट बी एबल टू पुश थ्रू। एंड सेम विल हैपन अगर आपने उस इंजेक्शन के अंदर लिक्विड को भरा है। कोई भी आप चाहे मिल्क ले सकते हो, वाटर ले सकते हो, कोई भी लिक्विड आप यूज कर सकते हो, डजंट मैटर। तो आप जब उसको कंप्रेस करने की कोशिश करोगे यू वोंट बी एबल टू कंप्रेस इट। बट गैसेस के केस में यस इट इज। आप नोटिस करके देखिए, जब आपने उस इंजेक्शन को खाली छोड़ा हुआ होगा और आपने उसका नोजल आगे से बंद किया हुआ है तो आप उसमें जब फोर्स लगाएंगे यू विल बी एबल टू एटलीस्ट bring some ml of difference। अगर वो 5 ml का इंजेक्शन है और आपने उस पूरे 5 ml को एयर से भर रखा है तो अगर आप उसको कंप्रेस करोगे तो वो 4 की वैल्यू पर या 3.5 ml की वैल्यू पर जा सकता है। तो आप एयर को कंप्रेस कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जो सॉलिड्स होते हैं दे हैव हाई डेंसिटी और इन सिंपल वर्ड्स मैं कह सकती हूँ वो ज्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा एक सब्सटेंस की डेंसिटी हाई होती है उतना ही ज्यादा हार्ड वो होता है। और लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है वो लोअर होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स और गैसेस की डेंसिटी लीस्ट होती है, यानी कि इनके अंदर स्मॉल मास इज ऑक्यूपाइड इन लार्ज वॉल्यूम। तो जैसा कि अभी मैंने कहा कि क्योंकि गैसेस एक्सपैंड कर सकती हैं तो उनका स्मॉल अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मास कैन ऑक्यूपाई वेरी ग्रेट वॉल्यूम, सो इसलिए उनकी डेंसिटी लीस्ट होती है। नेक्स्ट अब हम आए तो जो सॉलिड्स होते हैं दे डू नॉट फ्लो, दे डू नॉट टेंड टू फ्लो।
ओके, बट जो लिक्विड्स एंड गैसेस हैं दे आर सेड टू बी फ्लूइड्स, ठीक है। फ्लूइड्स का मतलब दे कैन फ्लो। ये एक बहुत कॉमन मिथ होता है बच्चों के बीच में कि फ्लूइड्स की जब हम बात करते हैं तो वो हमेशा लिक्विड्स को फ्लूइड समझते हैं। हम लिक्विड्स के लिए कॉमनली फ्लूइड टर्म यूज करते हैं, बट इन केमिस्ट्री यू मस्ट बी क्लियर अबाउट दिस दैट फ्लूइड मीन्स एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो गैसेस एंड लिक्विड्स दे बोथ कैन फ्लो, सो बोथ आर कंसिडर्ड फ्लूइड्स। ओके, सो ये सारे के सारे जो फीचर्स थे हमारे, they were on the basis of what are the physical properties of solids, liquids and gases. तो ये हमने जो डिस्क्रिप्शन दिया है, डिफरेंसेस लिखे हैं, ये on the basis of physical properties थे। अब हम बात करते हैं in terms of जो हमने पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, उसके बेसिस पे हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। तो फर्स्ट आ जाएगा द इंटर पार्टिकल स्पेस इन केस ऑफ सॉलिड इज वेरी लो, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी टाइटली पैक्ड विद ईच अदर, देयर इज वेरी लो स्पेस इन बिटवीन देम, एंड इसी को हम क्या बुलाते हैं, दैट दे हैव वेरी लो स्पेस इन बिटवीन देम। ओके, देन लिक्विड्स की हम बात करें, सो दे हैव मोर स्पेस एज कंपेयर टू द सॉलिड्स। अगर हम डायग्रामेटिकली शो करें, सो ये लिक्विड्स हो गए विच आर क्वाइट स्पेशियस विद ईच अदर। और अब यहाँ पर हम गैसेस की जब बात करते हैं, सो वी सी दैट दे हैव मैक्सिमम स्पेस, इट मींस दैट द स्पेस इज टू लार्ज। ओके, नेक्स्ट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के अंदर दे आर वेरी टाइटली पैक्ड विद ईच अदर, सो वी सी दैट दे हैव वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दैट इज वाई जो हम बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है, दे आर हाई इन केस ऑफ सॉलिड्स, एंड इनके केस में इट इज लोअर देन सॉलिड्स। और वही हम कहेंगे कि इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड से कंपेयर करें तो वो कम पाए जाते हैं, एंड दे हैव लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन देम। आप यही देखिए कि क्योंकि वो एक्सपैंड कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, कोई पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शंस हैं वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से दे विल जस्ट मूव अपार्ट जैसे ही उनको स्पेस मिलेगा, ठीक है। सो वेरी लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द गैसियस पार्टिकल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द motion. Okay, kinetic energy is minimum in case of solid particles. Obvious सी बात है, जब वो बहुत टाइटली पैक्ड है तो मूवमेंट के लिए कोई स्कोप ही नहीं है, सो उनकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, लीस्ट होती है। नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड इज मोर, और गैसेस के केस में वी विल से दैट द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम बिकॉज दे हैव टू ग्रेट स्पेस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड इसीलिए इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर ही हम देखते हैं that diffusion is very slow in case of solids. Comparatively, diffusion is faster in case of liquids. And यहाँ पर जब हम आएंगे, so diffusion is fastest. तो किसी भी liquid के अंदर जो diffusion होगा वो slow होगा as compared to the diffusion in gases. और ये simply क्यों है? क्योंकि diffusion होता है particles के एक दूसरे के साथ टकराने से, random motion की वजह से, और वो random motion उतना ही ज्यादा होगा जितना कि उन पार्टिकल्स के पास में स्पेस होगा। सो इसलिए हम देखते हैं कि जो गैसेस के थ्रू डिफ्यूजन होता है दैट इज फास्टर, इट इज बिकॉज द पार्टिकल्स हैव मोर स्पेस इन बिटवीन देम, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर, इनको हम स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमने उनका कंपैरिजन किया। फॉर दिस वीडियो दिस इज ऑल। थैंक you for watching. Keep coming to our channel to get more useful content in future. Have a great day ahead.